ये देखो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में देख लो। देखो, हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्मल। हाँ, यहां पर एक रे आती है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है। ये कौन सी रे कहलाएगी? इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर, आई और आर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। इतना सबको मालूम होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, आई इक्वल टू आर होता है। देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, अब क्या होगा इसका? कहां जाएगी ये टकराकर अपने पाथ पर वापस आ जाएगी, उसी पाथ से वापस चली आएगी, ठीक है ना। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितने डिग्री का एंगल होगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री या पाई, ठीक है। ये बात समझ में आती है? तो आप एक बात इसमें बहुत अच्छे से याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अपने पाथ पर वापस कब जाएगी? जब वो उस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि रे ऑफ लाइट उसी रास्ते पर वापस चली जाए या उसी पाथ को फॉलो करे। जैसे यहाँ पर एक एंगल पर आई थी तो दूसरे एंगल पर चली गई, ठीक है ना। आने वाली और जाने वाली रे अलग अलग होंगी, ठीक है। तो आने वाली रे और जाने वाली रे एक ही कब हो सकती हैं? जब वो किसी मिरर पर नॉर्मली स्ट्राइक करें या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक करें। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी टाइप की हो, ठीक है ना, ये प्लेन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, किसी भी टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में हमेशा एक ही पाथ को फॉलो करेंगी। देखो, प्लेन मिरर में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही? अगर ऑब्जेक्ट इमेज की ओर मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगी उतनी ही वेलोसिटी से, ठीक है ना। और दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होगी? 2v, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जो प्लेन मिरर होते हैं ये लाइट को 95% से 99% तक रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक बात और, अगर कोई थिक मिरर है, मिरर बहुत मोटा है और इससे किसी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाते हो, तो इसकी नंबर ऑफ इमेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी, ठीक है ना। उनमें से सेकंड इमेज जो होगी वो सबसे अधिक ब्राइट होगी, ठीक है। फर्स्ट इमेज बनती है इस वाले सरफेस से टकरा के, इसके बाद ये अंदर जाएगी। सेकंड इमेज जो बनेगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद बनेगी, तो ये सबसे अधिक ब्राइट होगी, बाकी सारी इमेज कम ब्राइट होंगी। एक बार फिर से देख लो, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो आपको मालूम होना चाहिए आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो 1 और 2 कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होंगे, और 1 और 3 कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल। टू प्लेन मिरर
आर एट एंगल थीटा, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर 1 एट एन एंगल 45 डिग्री एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू मिरर 1, ठीक है ना। ये देखो यहां पर आएगी, इसके बाद मिरर 2 पे जाएगी, फिर यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू मिरर 1, फाइंड एंगल थीटा। देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, इसके बाद ये यहां पे कहीं टकराएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस सरफेस का नॉर्मल, ये सरफेस का नॉर्मल हो गया, और फाइनल रे मिरर बन के पैरेलल जाएगी, ठीक है। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन यही है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये दोनों कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला इसका नॉर्मल है, प्लेन मिरर का नॉर्मल है, तो 90 डिग्री पर होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इस मिरर के लिए ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, टोटल एंगल होना चाहिए 90। हाँ बेटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देख लो, हो रहा है क्लियर इतना कि नहीं? चलो अब ये वाला एंगल है 45, तो ये कितना होगा? आई इक्वल टू होता है आर, तो ये भी होगा 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना होगा? 45, क्योंकि ये नॉर्मल है इसका 45। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ए बी सी, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसके तीनों एंगल का सम कर दो 180 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा प्लस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। 180, इससे हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 135, तो थीटा इक्वल टू 67.5 डिग्री। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट एट एंगल 22 डिग्री फ्रॉम मिरर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये इस पर इंसिडेंट होगी, इसके बाद रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? सेकंड मिरर पर, ठीक है। इसका नॉर्मल कौन सा हो गया? ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है 22 डिग्री पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 22 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 22 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? 68, ठीक है। ये 34 है, तो ये भी 34 होगा, तो ये कितना बचेगा? 56, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल आप ले लो, थीटा प्लस 68, थीटा प्लस 68 प्लस 56 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 56 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, 90 डिग्री पर है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसकी एक मिरर से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और दूसरे से डिस्टेंस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट इमेज। ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसकी इमेज बनेगी यहां पर इसके कारण, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर बनेगी? जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी इमेज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो अब आप ये देखो, ये 10.5 है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इस मिरर से
10.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, ये हो गई इसके लिए ब्राइट इमेज, ये हो गई इसके लिए ब्राइट इमेज। ठीक है, आपको किन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों ब्राइट इमेज के बीच की। ठीक है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप ये देखो, ये ट्राइंगल आप ले सकते हो ए बी सी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये होगी 20 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, इसको ले लो x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे x इक्वल टू आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। देखो, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज, ठीक है, इन दोनों मिरर से बनने वाली फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको यहां से दिखाई दे रहा है ये 12 है, टोटल है 30, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है ना, इसकी जो इमेज बनेगी ये बनेगी 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, ये कहलाएगी इस वाले मिरर के लिए फर्स्ट इमेज, और एक इमेज इसकी इस तरफ बनेगी। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर पर, ये भी कहलाएगी फर्स्ट वाले मिरर, सॉरी इस वाले मिरर के लिए फर्स्ट इमेज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 18 यानी 30, ये 12 प्लस 18 30, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस। D1 लिख लें इसको, D1 इक्वल टू 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। ठीक है, अब देखो सेकंड ब्राइट इमेज क्या होती है। देखो, अब आप ध्यान देना, ये वाला मिरर है, मान लो मिरर है 1, ये हो गया 2। फर्स्ट मिरर के लिए अब ये कैसा काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, देखो ये मिरर है, फर्स्ट इमेज इसके लिए कैसा काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, ये हो गया देखो 30 प्लस 18 कितना कहलाएगा, 30 प्लस 18 हो गया 48। ठीक है ना, तो इससे 48 डिस्टेंस पर 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इमेज बनेगी ये कहलाएगी सेकंड इमेज। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। अब इस मिरर के लिए देखो, ये है फर्स्ट इमेज, ये कहलाएगी इसके लिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी, 30 प्लस 12 42। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसके लिए ये है ऑब्जेक्ट 42 सेंटीमीटर पर, तो यहां से 42 सेंटीमीटर पर बनेगी उसकी इमेज। ठीक है ना, यहां से 42, ये है सेकंड इमेज, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा बात इतनी। अब ये सेकंड इमेज और ये सेकंड इमेज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है ना, सब कुछ ऐड करोगे तो D2 आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आप, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज तो ये कहलाएगा 2ND। ठीक है, 2ND। अगर फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, D क्या है, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है ना, आपको अगर फर्स्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, 2 इंटू एन की वैल्यू 1 रख दो, D की वैल्यू है 30, आ गया 60। सेकेंड इमेज के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, 2 इंटू 30 इक्वल टू आ जाएगा 120। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है फिफ्थ ब्राइट इमेज। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हाँ 2 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर हैं 60 डिग्री के एंगल पर हैं, एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट मिरर पर 50 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम मिरर 2 इट अगेन कम बैक ऑन मिरर 1। ठीक है, कितने एंगल पर ये आएगी आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो इसका हम रे डायग्राम पहले कंप्लीट करते हैं। रे ऑफ लाइट जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये वाला एंगल होगा 50 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहां पे टकराने के बाद ये फिर से मिरर 1 पर आती है। ठीक है,
तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां से बनता है? नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो आपको ये थीटा एंगल फाइंड करना है। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? देखो अब आपको इस सरफेस का देखो नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल देखो, ये इस सरफेस का नॉर्मल होगा, ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप चाहें तो अल्फा ले सकते हैं, इसको अल्फा ले लो, ये भी हो जाएगा अल्फा, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इस मिरर पर आती है 50 डिग्री पर, ठीक है, और जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है इतना? चलो अब आप ये देखो, इस सरफेस का कुछ नॉर्मल होगा, ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, अगर ये एंगल है अल्फा, ठीक है, इसका ये नॉर्मल हो गया, अल्फा एंगल पर जाएगी तो कितने एंगल पर वापस आएगी? अल्फा एंगल पर अगर जाएगी तो अल्फा एंगल पर ही वापस आएगी, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा एंगल पर ये वापस आती है और फिर से स्ट्राइक करती है, ठीक है ना, यहां से ये अल्फा एंगल पर वापस आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बताओ। अल्फा पर स्ट्राइक करेगी, अल्फा से वापस आएगी, और यहां पे स्ट्राइक करेगी थीटा से, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हो रहा बेटा क्लियर कि नहीं हो रहा? ठीक है, चलो अब आप ये देखो, ये वाला 50 है, ये वाला 50 है, तो ये कितना एंगल होगा बचा हुआ? ये 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, ठीक है, 60 40, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 80 हो जाएगा। ये वाला है 80, इसका ये है नॉर्मल, ठीक है ना, ये वाला है इसका नॉर्मल, नॉर्मल होता है 90 डिग्री पर। तो अल्फा कितना आ जाएगा ये बताओ? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो इस वाले अल्फा की वैल्यू 10, तो इस वाले अल्फा की भी 10, ठीक है ना, ये भी 10 ये भी 10, तो टोटल कितना एंगल हो गया ये वाला? 20 डिग्री। देखो 10 पर जाएगी, 10 पर वापस आएगी। अरे बेटा बात समझ में? हाँ देखो, ये वाला हो जाएगा 20 टोटल एंगल, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस एंगल को कुछ अलग नाम दे दो, इसको नाम दे दो फाई, ये हो गया फाई, ठीक है। अब आप यहां पे ट्राइंगल ले लो ए बी सी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया फाई प्लस, ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 प्लस 40, ये टोटल हो गया 140 प्लस 20 इक्वल टू आएगा 180, ठीक है ना। ये हो गया 160, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 20। फाई की वैल्यू होगी 20 डिग्री, लेकिन हमें फाइंड करना है थीटा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू होगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड के रेशो इक्वल होते हो। यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया एम, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया एम। अब आप ये देखो बी, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं एन, ट्राइंगल बी एन एम, ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा एन सी, इसको पी नाम दे दें, ट्राइंगल एन सी पी, ठीक है। कैसे होगा ये आप देख लो, एंगल 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 थ्योरम से। क्यों? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। दूसरा एंगल ये वाला 90 है तो इसका ये 90 होगा, ठीक है। दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 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 थ्योरम से, ठीक है,
ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को लेते हैं एक्स। जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। ए से लेके इसको क्यू ले लेते हैं, ठीक है। ए क्यू की डिस्टेंस और सी पी की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। अब आप इसको देखो, अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशो इक्वल होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी साइड कंसीडर कर लेते हैं, देखो बी एम ओवर सी पी ले लें, ठीक है, इक्वल टू एन एम ओवर एन पी, ठीक है। बी एम की वैल्यू क्या होगी, डी बाई टू, सीपी की वैल्यू क्या है, एक्स, हमें फाइंड करना है, इक्वल टू एन एम, ठीक है। एन एम होगा 2l, एन एम होगा l और एन पी क्या होगा 2l, ठीक है। l से l कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ जाएगा d। अरे बेटा बात समझ में, x की वैल्यू है d, ये भी d है और ये भी d है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3d। तो 3D तक इसको इसकी इमेज दिखाई देती है। ये एक ग्लास स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर को आपने यहां से काट दिया, ठीक है। काटने के बाद ये आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपने अगर इसको बाहर से पॉलिश कर दिया, यहां से आपने इस पर पॉलिश कर दी, ठीक है, तो ये बनता है कॉनकेव मिरर। और अगर आपने इसके अंदर से पॉलिश कर दी तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये होगा कॉनकेव मिरर, ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एक मिरर लिया, सॉरी, एक स्फीयर लिया, ग्लास स्फीयर, उसको काट दिया, काटने के बाद बाहर से पॉलिश किया, तो क्या बनेगा कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर से पॉलिश कर दिया तो बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये मिरर बनाने समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर देख लो। कोई भी मिरर हो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल स्फीयर क्या होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। और स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, यही सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है। ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये कहलाएगा पोल, ठीक है। सी और पी से जाने वाली जो लाइन होगी ये कहलाती है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मिरर के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, किसके पैरेलल, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी। अब जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं उस पॉइंट का आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। इस पॉइंट का आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आपको मालूम है आई इक्वल टू होता है आर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इतने ही एंगल पर वापस जाएंगी और जिस पॉइंट पर जाके मिलेंगी ये पॉइंट कहलाता है फोकस, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहलाता है फोकस। सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस को
ये है स्मॉल एफ, इसको कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये पूरा स्फीयर बनाते, अगर ये पूरा स्फीयर बनाए, ठीक है, तो इसका सेंटर कहां पर होगा? इसका सेंटर इसके अंदर कहीं होगा, सी। तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट कहलाएगा पोल। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों से जाने वाली एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। हो रहा है क्लियर इतना? अब आप ये देखो, अगर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, ये आ रही है पैरेलल रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी, तो इस पॉइंट का हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पर भी स्ट्राइक करती हैं, उस पॉइंट का सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं किसी भी स्फीयर का? ये स्फीयर है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना हो, तो उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो ये कहलाता है उसका नॉर्मल, ठीक है। ये इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया। इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। इस पॉइंट का नॉर्मल बनाना है, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। तो आप ये देखो, हमें इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को हम किससे मिलाएं? सेंटर से। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हमें मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो ये इस पर स्ट्राइक करके कहां जाएंगी? इस तरफ। रे ऑफ लाइट यहां से चली जाएंगी और ये वाला एंगल कहलाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर होगा। इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, ये कहलाएगा इसका नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके आई इक्वल टू आर पर जाएंगी, तो जाने वाली रेज इस तरह की होंगी, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर में, कॉनकेव मिरर में पैरेलल आने वाली रेज मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं। अगर रेज एक्चुअल में मिले तो वहां पे बनेगी रियल इमेज, और यहां पर रे ऑफ लाइट टकरा के निकल जाती हैं, आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। ये पीछे जाने पर ये वर्चुअली मीट करेंगी, तो इससे जो इमेज बनेगी वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिले किसी पॉइंट पर तो रियल इमेज, और पीछे बढ़ाने पे मिले तो बनती है वर्चुअल इमेज। यहां तक बेटा क्लियर समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में पैरेलल आने वाली रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट हो रही है, यहाँ पे फोकस पर, और इसमें वर्चुअली पीछे बढ़ाने पर मीट होगी, ठीक है ना, इस तरह से ये पीछे बढ़ाने पर मिलेंगे, ये कहलाएगा इसका फोकस। अब आप ये देखो, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस यहां पर भी कहलाएगी फोकल लेंथ, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मिरर में स्ट्राइक करके फोकस से जाएगी। ये मिरर में स्ट्राइक करने के बाद फोकस से जाएगी। आ रही बात समझ में? ये हो गया फर्स्ट रूल, ये इसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल देखो,
सेकेंड रूल ये है, जो रेज मिरर के फोकस से होकर निकल रही हैं वो मिरर में स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जो रे ऑफ लाइट पोल पर जाती हैं, जितने एंगल पर जाएंगी उतने ही एंगल पर वापस आएंगी। थर्ड रूल हो गया। फोर्थ देखो, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी मिरर में स्ट्राइक करने के बाद अपने ही पाथ पर वापस आएंगी। ऐसा क्यों होता है? सेंटर से जाने वाली रेज मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, और आपको बताए थे जो रेज भी नॉर्मली इंसिडेंट होंगी, चाहे प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर हो, ठीक है। अगर प्लेन मिरर भी है, जो रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं मिरर में टकराने के बाद अपने ही पाथ में वापस आती हैं। तो यही कंडीशन इसमें हो गई, ठीक है। ये 4 रूल आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी 2 रेज लेके आप इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, हमें इसकी इमेज बनानी है। कैसे बनाओगे? एक रेज ए वाली हो गई, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं जो रे ऑफ लाइट पोल पर जाएंगी, ये इतने ही एंगल पर वापस आ जाएंगी। ये दोनों रेज जहां मिले यहां बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। अगर रेज रियल में मिलती हैं तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है, और अगर वर्चुअली मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती हैं। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो इसमें टकराने के बाद ऊपर की ओर जाएंगी, लेकिन आपको इस टाइप से लगेगा जैसे ये फोकस से होके आ रही हो, ठीक है। पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से आती हुई अपीयर होंगी, ठीक है ना। ये फोकस से आती हुई दिखाई देंगी। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, जो रेज फोकस की ओर जा रही हैं, जो रेज फोकस की ओर जा रही हैं वो मिरर में स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। मिरर में टकराने के बाद उसी पाथ से वापस लौट आएंगी। और फोर्थ, जो रे ऑफ लाइट पोल पर जा रही है, ये जितने एंगल पर जाएंगी उतने ही एंगल पर वापस चली आएंगी। ये थीटा हो गया। इसी कंडीशन में इमेज बना के देखते हैं। पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से चली गई, और जो रेज पोल पर आ रही है उतने ही एंगल से वापस चली जाएंगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। दोनों रेज, ये वाली रेज और ये वाली रेज, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। तो कहां मिलेंगी? पीछे ले जाने पर, ठीक है। इस पॉइंट पे ये रेज मिलेंगी।
ए डैश बी डैश, ये बन गई इमेज। ठीक है, ये हो गया था ऑब्जेक्ट ए बी, इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा छोटी साइज की बनेगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट। समझ में आ रही है? ये 6 केस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हो तो इमेज कहां बनेगी। तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी है तो इन्फिनिटी से हम केवल रेज को चलता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी, पता नहीं कितनी दूर रखी है, तो आप इसको पैरेलल इस तरह से दिखाओगे, और इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। इमेज बनेगी फोकस पर। इमेज के टाइप कैसा होगा, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन यहां पर कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से जाएगी। जो रेज फोकस से जा रही है वो मिरर में टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, जहां मिलेगी वहां बनेगी इमेज। ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इमेज की साइज कैसी है, स्मॉल इन साइज। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। बात ध्यान रखो, मिरर के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर वाले होते हैं पॉजिटिव, नीचे वाले होते हैं नेगेटिव। ऐसे ही इसमें लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है उसको रखना है हमेशा राइट साइड में। हमेशा पॉलिश्ड वाली सरफेस को आपको राइट साइड में रखना है, और इंसिडेंट रे यहां से आनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिरर को आप देख रहे हैं तो यहां से देखो तो साइन कन्वेंशन वैलिड है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से भी मिरर को देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। ओरिजिनल साइन कन्वेंशन ये है कि जिस साइड से रेज आती है वो डायरेक्शन मानी जाती है पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है, तो हम आपको, जैसा हम लोग नंबर लाइन पे पढ़ते थे, ये वाले नेगेटिव, इस तरफ वाले पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, आप इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करें। बस ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है। क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन हो, आपको हमेशा उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ठीक है, आपको प्रूव करना है r इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ फॉर स्मॉल मिरर। ठीक है, अगर मिरर छोटा है तो r इक्वल टू 2f होगा। ठीक है, इसको मैं प्रूव करना है, तो आप ये देखो, सबसे पहले हमने बनाया यहां पर एक कॉनकेव मिरर। क्लियर है इतना? अब आप इसमें देखो, एक इंसिडेंट रे यहां पर आती है, एक इंसिडेंट रे पॉइंट ए से आती है। ठीक है, ए से लेके बी तक, ये भी हो गई एक इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। इस पॉइंट का हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, ये कहलाएगा इसका नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितने एंगल पर रे ऑफ लाइट आएगी उतने ही एंगल पर लौट आएगी। आई और आर की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। देखो, आई और आर की वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों एंगल हम लोग थीटा ले सकते हैं। ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं 1, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों होंगे अल्टरनेट एंगल।
तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल 2 भी किसके इक्वल होगा? थीटा के। तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। चलो यहां तक बेटा क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप इसमें देखो ट्राइंगल CBF, ये वाला ट्राइंगल देखो। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड आपस सॉरी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। तो इसके सामने की साइड हो गई FB इक्वल टू इसके सामने की साइड हो गई CF, FB और CF। देख लो, ये बात समझ में आ रही सबको? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर स्मॉल मिरर FP नियरली इक्वल होगा FB। इसको समझ लो कैसे। ठीक है, अब आप इसको एक मिरर कंसीडर कर लो, छोटा सा मिरर। ठीक है, ये वाली देखो, ये लेंथ दिखाई दे रही, ये वाला। ठीक है ना, इसको आप मान लो पॉइंट FP, ये वाली साइड, और जस्ट ऊपर होगा FB। ये हो गया FP, ये हो गया FB, लगभग बराबर होंगे। ठीक है ना, डायग्राम में उतना क्लियरिटी से नहीं आ पाया। ठीक है, ये है FB, छोटा मिरर अगर है तो। ठीक है, और FP ये दोनों नियरली इक्वल होंगे। ठीक है, बहुत पास पास है, इसको आप छोटा सा मिरर मान लो। ठीक है, तो फॉर स्मॉल मिरर FP और FB नियरली इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप FB को लिख सकते हो FP फ्रॉम इक्वेशन 1, FP इक्वल टू हो जाएगा CF। ठीक है, अब आप इक्वेशन 2 में FP को ऐड कर दो, FP प्लस FP इक्वल टू CF प्लस FP। दोनों साइड हमने FP को ऐड कर दिया। अब आप ये देखो, FP प्लस FP हो जाएगा 2F। FP है F के इक्वल। ठीक है, इक्वल टू CF प्लस FP, CF प्लस FP ये हो जाएगा CP, और CP की वैल्यू है R, तो आ जाएगा R इक्वल टू 2F। एक कॉनकेव मिरर है, और यहां पर रखिए एक ऑब्जेक्ट AB। इसकी बनानी हमें इमेज, तो इसके पैरेलल जाने वाली रेज मिरर में स्ट्राइक करके कहां से जाएंगी? फोकस से। ठीक है, पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके जाएंगी, और जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं वो मिरर में टकराने के बाद अपने ही पाथ पर वापस लौट आएंगी। ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं मिरर में टकराने के बाद अपने ही पाथ पर वापस लौट आएंगी। ठीक है ना, और ये दोनों कहां मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं इस पॉइंट पर। तो यहां पर बनेगी रियल इमेज A डैश B डैश। ए भी ऑब्जेक्ट है, इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई A डैश B डैश पर। अब आप ये देखो U भी और F क्या होगा? ये वाला पॉइंट हो गया P, P भी क्या कहलाएगा? -U। देखो मिरर के लेफ्ट साइड में है, और ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होती है U। PB डैश क्या होगा? PB डैश होगा -B, और PF क्या होगा? -F। ठीक है, इतना
ये देखो, अब आप ये देखो, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? देखो, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल 90 है तो ये इसके इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। बाय, देखो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी बाई एंगल 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 थ्योरम। अब आपको मालूम है, अगर एंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी साइड ले लेनी है? बी सी ओवर बी डैश सी, बी सी ओवर बी डैश सी इक्वल टू ए बी ओवर ए डैश बी डैश। क्लियर है इतना? इक्वेशन नंबर, इसको ले लेते हैं पॉइंट एन। ठीक है, तो कौन कौन से ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो ये हो गया एम एन एफ हो गया, ट्राइंगल एम एन एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। आ रही बात समझ में? देखो, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। क्यों होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एक एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो फिर से वही एंगल 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 थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब आप इसमें देखो, अगर सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, तो एम एन ओवर ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन ओवर बी डैश एफ। हो रहा बेटा क्लियर? अब एम एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम एन की वैल्यू होगी ए बी के इक्वल, तो ये आ गया ए बी ओवर ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ एन, एन और पी बहुत पास पास पॉइंट हैं, तो इसको हम एफ पी कंसिडर कर सकते हैं। एन और पी बहुत पास पास हैं, तो एफ एन या एफ पी एक ही बात है, ओवर बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ए बी ओवर ए डैश बी डैश, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा? बी सी ओवर बी डैश सी इक्वल टू एफ पी ओवर बी डैश एफ। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, तो बी सी कितना होगा? बी सी, बी सी, इसको आप क्या लिख सकते हो? बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी। बी डैश सी कितना होगा? बी डैश सी, बी डैश सी, इसको आप लिख सकते हो पी सी माइनस पी बी डैश। देखो, बी डैश सी, इसको लिख सकते हो पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू एफ पी। एफ पी की वैल्यू क्या होगी? एफ पी, एफ पी, ये क्या कहलाएगा? एफ पी या पी एफ माइनस एफ ओवर बी डैश एफ। बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो? पी बी डैश या बी पी डैश माइनस पी एफ।
बीपी की वैल्यू क्या होगी? बीपी ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, ये कहलाएगी माइनस यू, माइनस सीपी, सीपी सीपी कहलाएगा माइनस आर ओवर पीसी, ये भी कहलाएगा माइनस आर, माइनस पीबी डैश, पीबी डैश ये कहलाएगी इमेज की मिरर से डिस्टेंस, इसको लिखते हैं v, ठीक है, इसको लिखोगे माइनस p इक्वल टू माइनस एफ ओवर बी डैश पी, बी डैश पी कितना होगा? माइनस भी माइनस पी एफ कितना होगा? माइनस एफ, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो ये क्या हो जाएगा, यू भी फिर इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस आर प्लस भी आर, देखो यू भी, ये सॉरी माइनस भी आर होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस भी आर। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे यहां से आ जाएगा प्लस एफ माइनस यू एफ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ आर माइनस भी एफ, आर को लिख सकते हो 2f, ठीक है, यू भी माइनस 2f भी, आर को लिख सकते हो 2f, ठीक है, मालूम है आर इक्वल टू होता है 2f माइनस यू एफ प्लस एफ आर इक्वल टू एफ आर माइनस भी एफ, एफ आर से एफ आर कैंसिल हो गया, यू भी, बाकी सारे टर्म आप दूसरी साइड ले जाओ इक्वल टू, देखो ये है माइनस 2vf, इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 2vf, प्लस 2vf में से vf माइनस हो जाएगा तो बचेगा vf, ठीक है। तो हमने ये वाला और ये वाला सॉल्व कर लिया, और ये भी इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस uf, ठीक। अब आप इसमें u भी f का डिवाइड कर दो, ठीक है, u भी f का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, u भी यहां पर ये बचेगा 1/f, ये vf है तो बचेगा 1/u, प्लस uf है तो बचेगा 1/v, ठीक है। ये हो गया मिरर फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v,